फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोविजन जो हम लोगों को डिस्कस करना है, अपन ने कल नोट नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था। अभी नेक्स्ट प्रोविजन इज नोट नंबर 2, सेक्शन नंबर 80 CCH। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। प्रोविजन दिया है इसीलिए पढ़ना पड़ेगा अपने को। ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो इंडियन यूथ है ना, इंडियन यूथ वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करे, इसके लिए एक स्कीम बनाया गया है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। अब ये स्कीम का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई इंडियन यूथ आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करता है तो इसके नाम पे अग्निपथ स्कीम अकाउंट ओपन किया जाएगा। अब ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसमें क्या होगा, एक साइड से एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा और दूसरे साइड से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। प्रोविजन बहुत इजी है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर सैलरी, एंड फिर इसी चीज का 80 CCH सबसेक्शन 2 में डिडक्शन मिल जाएगा, फुल अमाउंट। मतलब जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले या लास्ट लेक्चर में नेशनल पेंशन स्कीम पढ़ा था, सेम लाइंस पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को पहले फुल्ली टैक्स कर दो और फिर उसी चीज का डिडक्शन ले लो अंडर 80 CCD सबसेक्शन 2। यहाँ पे वही है, बट क्या फर्क है, सिर्फ सेक्शन नंबर डिफरेंट है। हियर इट इज 80 CCH सबसेक्शन 2 एंड कोई लिमिट नहीं है। जितनी भी इंटरेस्ट है, जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, सब माइनस करने मिलेगा। एंड एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है उसका डायरेक्टली डिडक्शन अंडर 80 CCH सबसेक्शन 1। वापस से कोई लिमिट नहीं है, जितना भी है सब डिडक्शन। एंड लास्ट में जाके अगर आपको अग्निपथ स्कीम से पैसा मिलता है, लमसम अमाउंट आएगा ना, लमसम अमाउंट, ये लमसम अमाउंट भी क्या हो जाएगा, एग्जाम। अब ये लमसम अमाउंट अगर सपोज जो पर्सन ने आर्म्ड फोर्स ज्वाइन किया उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर को मिलेगा, इट इज एग्जाम। एंड अगर मेच्योरिटी पे उसको मिला, मतलब रिटायरमेंट हो गया और उसको पैसा मिला तो भी एग्जाम। सब जगह पे बेनिफिट ही है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले फुल्ली टैक्स कर दो, फिर वही चीज का आप डिडक्शन ले लो। एंड एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली डिडक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सो ये आपका प्रोविजन है अग्निपथ स्कीम का। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे कोई क्वेश्चन आएगा। देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम इज अ फुल्ली टैक्सेबल अंडर सैलरी and then deduction is allowed under CCH subsection 2, and employee's contribution is allowed under 80 CCH subsection 1, and any payment from Agnipath corpus fund to a person enrolled under Agnipath scheme or his nominee would be exempt. nominee कब आएगा? जब डेथ हो जाएगी तब, बराबर। सो आप है ना हेडिंग दे दो 80 CCH अग्निपथ स्कीम और इतना, ये 3 पॉइंट्स लिख दो। ये 3 पॉइंट्स हो गया, 1 2 और 3, 3 पॉइंट बना दो। चलो बढ़ते हैं आगे। अब जो अपना नोट नंबर 3 है वो है सेक्शन नंबर 80D। अब ये सेक्शन इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। 80D जो सेक्शन है, ये सेक्शन के अंदर 2 चीजों को उन्होंने कवर किया है। नंबर 1, एक तो आप अगर मेडिक्लेम प्रीमियम भरोगे तो उसका डिडक्शन मिलेगा, एंड सेकंड, जो आपके हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस होंगे उसका डिडक्शन मिलेगा। क्या है 2 चीजें? मेडिक्लेम प्रीमियम एंड हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस। ये 2 चीजों का, ये 2 आउटफ्लोस का
आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब है ना ये जो सेक्शन है इसमें इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहले ग्रुप में इंडिविजुअल के केस में सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का वर्ड है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। एंड सेकेंड ग्रुप में उसके पेरेंट्स का वर्ड है, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो। एंड एचयूएफ के केस में ऐसा कोई दो ग्रुप नहीं है, सारे मेंबर्स का मिला के एक ही ग्रुप है इन केस ऑफ एचयूएफ। सो इंडिविजुअल के केस में क्या किया है, फैमिली को दो पार्ट में या दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन को अलग कर दिया है, पेरेंट्स डिपेंडेंट और नॉट उनको अलग कर दिया है। एनएचयूएफ के केस में मेंबर्स का, सारे मेंबर्स का मिला के एक ही ग्रुप है। अब प्रोविजन क्या है देखो, ये देखो इंडिविजुअल के केस में ग्रुप नंबर 1 सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। एंड इंडिविजुअल के केस में सेकेंड ग्रुप में कौन आता है, पेरेंट्स, डिपेंडेंट और नॉट। एचयूएफ के केस में ऐसे कोई दो ग्रुप्स नहीं है, सारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका मिला के देयर इज ओनली वन ग्रुप। अब अगर एक इंडिविजुअल क्या पे कर रहा है, मेडिक्लेम प्रीमियम पे कर रहा है, मेडिक्लेम प्रीमियम। सी मेडिक्लेम के केस में क्या होता है कि आप प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो। अब इन केस अगर एक्सपेंसेस होते हैं ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, तो समझो जिस पर्सन ने मेडिक्लेम पे किया उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, अब उधर मेडिकल का खर्चा होगा, तो वो जो खर्चा होगा ना मेडिकल का, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। इन केस अगर खर्चा हुआ ही नहीं तो जितना भी आपने प्रीमियम पे किया ना वो भूल जाओ, रिटर्न नहीं आता है। इधर इंश्योरेंस कंपनी कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, सो पैसा रिटर्न नहीं आएगा, भूल जाओ। नेक्स्ट ईयर यू पे प्रीमियम अगेन and then you are again covered by that, you can say, policy. So every year you should pay premium. And अगर हॉस्पिटल या मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चे होते हैं तो आपको माइनस करने मिले, मतलब तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा, नहीं तो फिर पैसा भूल जाना है। अब अगर आप मेडिक्लेम प्रीमियम पे करते हो, मेडिक्लेम प्रीमियम पे करते हो, अब मेडिक्लेम प्रीमियम आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को पे करो, आपको माइनस करने मिलेगा। इंडिविजुअल ने ग्रुप 1 के लिए पे किया, मिलेगा माइनस करने, ग्रुप 2 के लिए पे किया तो भी मिलेगा माइनस करने, एंड एचयूएफ ने अगर अपने मेंबर्स के लिए पे किया तो एचयूएफ को भी माइनस करने मिलेगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट यहां पे आता है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आप है ना, आप प्रीमियम पे किसको कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब ये भी एक टाइप का प्रीमियम ही है, कंट्रीब्यूशन का मतलब है प्रीमियम, बट यहां पे आप प्रीमियम भर किसको रहे हो, तो यहां पे आप प्रीमियम भर रहे हो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको प्रीमियम भर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब इसमें प्रोविजन क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल ने फर्स्ट ग्रुप का पे किया होगा प्रीमियम, दैट इज कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो माइनस करने मिलेगा, सेकेंड ग्रुप का नहीं मिलेगा और एचयूएफ को भी नहीं मिलेगा। एंड लास्ट में आपके जो भी हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस होंगे, बोलो क्या होंगे, तो हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस आप देखो, इंडिविजुअल अगर ग्रुप 1 का पे करे या ग्रुप 2 का पे करे, दोनों माइनस करने मिलेगा, एचयूएफ के केस में माइनस करने नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स, हाउ मच डिडक्शन यू विल गेट, तो देखो यहां पे ना ग्रुप 1 के केस में तीनों आउटफ्लोज जो है 1, 2 एंड 3 तीनों को ऐड कर दो पहले तो, और ये जो सेक्शन है इसकी खुद की एक लिमिट है, और लिमिट जो है वो है 25,000।
लिमिट जो है वो है 25,000, दैट इज A प्लस B प्लस C और 25,000 विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट पेरेंट्स के केस में, पेरेंट्स के केस में A एंड C दोनों को ऐड करो, कंपेयर करो 25,000 के साथ, अगेन विच एवर इज लोअर। एंड लास्ट में HUF के केस में A और 25,000 विच एवर इज लोअर। अब मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों से। कल हम लोगों ने ATC के अंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिस्कस किया था, लाइफ इंश्योरेंस याद है? अभी हम लोग मेडिक्लेम डिस्कस कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरे, बोलो मिलेगा डिडक्शन? मेरे पेरेंट्स ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस भरा तो पक्का? आपके पेरेंट्स ने आपका मेडिक्लेम भरा, तुम लोग क्या? आपके पेरेंट्स ने आपका मेडिक्लेम भरा, मेरे पेरेंट्स ने मेरा मेडिक्लेम भरा, मैंने मेरे पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस भरा, मैंने मेरे पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस भरा, मैंने मेरे पेरेंट्स का मेडिक्लेम भरा। मैं वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वापस। आपके पेरेंट्स ने आपका लाइफ इंश्योरेंस, मेरे पेरेंट्स ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस, आपके पेरेंट्स ने आपका मेडिक्लेम, मेरे पेरेंट्स ने मेरा मेडिक्लेम, मैंने मेरे पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस, मैंने मेरे पेरेंट्स का मेडिक्लेम, क्योंकि यहां पे पेरेंट्स का वर्ड है, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो। और कल के लेक्चर में जब ATC करवाया था तब पेरेंट्स का वर्ड नहीं थे, तो तुम समझ रहे हो अगर मैं मेरे पेरेंट्स का मेडिक्लेम भरूंगा तो मुझे डिडक्शन मिलेगा, पर मैं मेरे पेरेंट्स का तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। बैठा दिमाग में बैठा? सो आप याद रखो, आपके पेरेंट्स अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस भरे या मेडिक्लेम भरे, कहने से डिडक्शन मिलने वाला ही है उनको। मेरे पेरेंट्स मेरा लाइफ इंश्योरेंस भरेंगे तो डिडक्शन मिलेगा, मेरा मेडिक्लेम भरेंगे तो नहीं। और मैं मेरे पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस भरूंगा तो नहीं मिलेगा। गया भेजे में। अब है ना, ये जो सेक्शन है 80D, ये सेक्शन में इन्होंने क्या किया है कि जो ये ग्रुप है सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स, अगर कोई भी ये ग्रुप में या ये मेंबर्स में से कोई भी एक पर्सन अगर रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन है, गलती मत करना, सिर्फ सीनियर सिटीजन नहीं, ही शुड बी रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन। अगर वो पर्सन रेसिडेंट है प्लस वो पर्सन सीनियर सिटीजन है, अगर वो पर्सन रेसिडेंट है प्लस वो पर्सन सीनियर सिटीजन है, तो वो केस में वो ग्रुप की लिमिट जो 25,000 है ना, वो 50,000 हो जाएगी। मतलब समझो कि मेंबर्स में से कोई एक मेंबर भी क्या है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, तो ये जो 25,000 की लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 50। अच्छा, पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है, दोनों में से कोई भी एक पेरेंट भी सीनियर सिटीजन है, तो ये ग्रुप की लिमिट हो जाएगी 50। बैठ रहा है दिमाग में? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं इंडिविजुअल को लेके। इंडिविजुअल में दो ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। समझो ग्रुप 1 का प्रीमियम 20,000 है और ग्रुप 2 का प्रीमियम भी 20,000 है। चलो, डिडक्शन कितना? ग्रुप 1, ग्रुप 2 ये 23,000 है और ये 30,000 है, कोई सीनियर सिटीजन नहीं है। फर्स्ट ग्रुप का कितना? सेकंड का 25। अच्छा, इधर का जो 25 इधर यूज हो गया, इधर समझ में आ रहा है? 2,000 अभी तक यूज नहीं हुआ है, तो क्या इधर का इधर एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये 27 और ये 30, तो कितना? 25 एंड 25। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि समझो कि पेरेंट्स में से फादर और मदर दो जन है, समझो फादर ही सीनियर सिटीजन है, मदर अभी तक सीनियर सिटीजन नहीं हुए हैं,
और अभी यहाँ पे प्रीमियम 30 है और यहाँ पे 27 है, तो ग्रुप 1 का कितना, सेकेंड ग्रुप का, अच्छा ये 23 है और ये है 45, तो ओके ये है 27 और ये है 57, तो ओके अगर समझो ग्रुप 1 में सेल्फ जो है ना, सेल्फ सिर्फ वो सीनियर सिटीजन है, सेल्फ सीनियर सिटीजन है, तो ग्रुप 1 का प्रीमियम, ग्रुप 1 का जो प्रीमियम है वो है 30,000 एंड ग्रुप 2 का भी 30 है। ग्रुप 1 का कितना, ग्रुप 1 का कितना एंड ग्रुप 2 का, अरे बेवड़े अगर सेल्फ सीनियर सिटीजन है तो पेरेंट्स भी तो सीनियर सिटीजन हुए, तो ग्रुप 1 का कितना मिलेगा, ग्रुप 2 का कितना, 30 एंड 30 एंड अगर मैं बोलूं 60 और 60 है तो 50 एंड 50 गया भेजे में। सो तुम समझो यहां पे नॉर्मल केसेस में मैक्सिमम डिडक्शन इज 50,000 दोनों ग्रुप का मिला के इंडिविजुअल को, बट अगर समझो दोनों ग्रुप में एक एक सीनियर सिटीजन है तो कहने से आपका टोटल डिडक्शन 1 लाख तक जा सकता है, गया भेजे में। अब फ्रेंड्स यहां पे इन्होंने एक लिमिट और क्या रखी है कि जो हेल्थ चेकअप एक्सपेंस है ना, ये हेल्थ चेकअप एक्सपेंस, ये हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस सब मिला के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों मिला के हम आपको मैक्सिमम 5,000 ही देंगे। सो एक लिमिट उन्होंने कैसी रखी हुई है, दोनों ग्रुप वाइज लिमिट रखी है, मतलब ये दोनों ग्रुप का मिला के टोटल ओवरऑल लिमिट है एक, 5,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब अगर समझो इंडिविजुअल ने इधर 3,000 पे किया और इधर 3,000 पे किया, टोटल 6,000 पे हुआ है, मिलेगा 5। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम जैसे लेना चाहो वैसे ले सकते हो। मतलब क्या, इधर 3 लोगे तो इधर 2 हो जाएगा, अगर इधर 3 लोगे तो इधर 2 हो जाएगा। उस तरह से लो जहां पे असेसी को ज्यादा बेनिफिट मिले, असेसी को ज्यादा बेनिफिट मिले उस तरह से आप डिडक्शन लो, बैठा दिमाग में। सो जिस भी हिसाब से असेसी को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उस तरह से आप डिडक्शन ले सकते हो। सो ये हो चुका नेक्स्ट 2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। अब ये जो मेडिक्लेम प्रीमियम आप पे करते हो, इसका है ना, इसका पेमेंट होना चाहिए बाय मोड अदर देन कैश, अदर देन कैश। हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस यू पे बाय एनी मोड, उससे फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस आप चेक से पे करो, डिमांड ड्राफ्ट से पे करो, कैश में पे करो, चलेगा। बट बाकी जो भी आउटफ्लोज है ये सेक्शन के अंदर, यू शुड पे बाय मोड अदर देन कैश। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पढ़ो। मोड ऑफ पेमेंट शुड बी अदर देन कैश। इन केस ऑफ हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस पेमेंट कैन बी मेड बाय एनी मोड। पेमेंट कोई भी मोड से हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, इस पे आपके बुक में क्वेश्चन भी दिया है, बट ये पॉइंट पहले समझो किस तरह से अप्लाई होगा। क्या लिखा है, पढ़ो। पेमेंट शुड बी आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम से पेमेंट होना चाहिए। अब इसको किस तरह से अप्लाई करना है, ये प्रोविजन को किस तरह से अप्लाई करना है, ध्यान से समझो। समझो कि मिस्टर ए है, उसका एक बैंक अकाउंट है इन HDFC और दूसरा उसका बैंक अकाउंट है इन एक्सिस बैंक। मिस्टर ए को है ना सैलरी इनकम आ रही है, सैलरी वो आ रही है उसको HDFC में, और मिस्टर ए को एक्सिस बैंक में एग्रीकल्चर इनकम आ रही है। अब आप सबने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है और सैलरी इनकम टैक्सेबल है। अब अगर मिस्टर ए यहां से मेडिक्लेम और सबका पेमेंट करे ना, तो तुम समझो वो पे कहां से कर रहा है,
तो वो पे कर रहा है फ्रॉम एग्जेम्प्ट इनकम, दैट इज इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल, वहां से पे कर रहा है। ये मेडिक्लेम का हम उसको डिडक्शन नहीं देंगे। आपको मेडिक्लेम का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करोगे आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। यहां से मेडिक्लेम गया होगा तो आप माइनस कर सकते हो। अब तुम समझो ये चीज आप आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे व्हेन यू मेंटेन टू डिफरेंट बैंक अकाउंट्स। अगर समझो आपका एक ही बैंक अकाउंट है, इसी में आपको एग्रीकल्चर इनकम आ रही है और इसी में आपको सैलरी आ रही है, और यहां से आप मेडिक्लेम पे करोगे तो आप तो हमेशा यही बोलोगे कि हमने सैलरी में से पे किया है। सो ठीक है, ये पॉइंट थियोरी में ज्यादा रेलेवेंट है, प्रैक्टिकली कम रेलेवेंट है। इट शुड बी, पेमेंट शुड बी आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम से पेमेंट होना चाहिए, एग्जम्प्ट इनकम से नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट जो है ये एप्लीकेबल है ओनली टू इंडिविजुअल। दिमाग में डाल दो, पहले तो किसको एप्लीकेबल है बोलो, ओनली टू इंडिविजुअल। अब है ना, हुआ ऐसा कि जो इंडिविजुअल है, ये समझो कि उधर इंडिविजुअल के जो पेरेंट्स हैं, समझो वो सीनियर सिटीजन है, और अगर सीनियर सिटीजन है ये लोग, इनके नाम पे ना, इनके नाम पे पॉलिसी नहीं ली हुई है। पॉलिसी कौन सी? मेडिक्लेम। मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है इनके नाम पे। ध्यान से सुनना, समझो एग्जांपल लो कि इंडिविजुअल के केस में पेरेंट्स कौन है? सीनियर सिटीजन, एंड उनके नाम पे मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है। मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है। अब पॉलिसी नहीं है और समझो पेरेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो अब मेडिकल खर्चा होगा। क्या ये खर्चा कोई पे करेगा आपको? नहीं। क्यों पे करेगा? अभी इंश्योरेंस ही नहीं है तो पे कहां से होगा? सो आपको यहां पे पेमेंट होने वाला नहीं। तो अब इन्होंने क्या रूल बनाया है कि इंडिविजुअल के केस में, सिर्फ इंडिविजुअल के केस में अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है प्लस सीनियर सिटीजन है, बोलो कौन है? सीनियर सिटीजन है, और उसके मेडिकल खर्चे हुए हैं। अब खर्चे हुए हैं और ये पर्सन के नाम पे नो इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड। इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है तो कहने से ये अमाउंट भी तो नहीं होगा ना, मेडिकल खर्चा, ये सॉरी मेडिक्लेम प्रीमियम भी तो नहीं होगा। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? इंस्टेड ऑफ मेडिक्लेम प्रीमियम यू डिडक्ट मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस हम आपको माइनस करने दे देंगे, बट यस मैक्सिमम कितना देंगे? 50,000 ही देंगे। अच्छा, अगर पॉलिसी होती किसके नाम पे? जो भी सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल के केस में जो भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, अगर पॉलिसी होती है उस पर्सन के नाम पे तो आपको प्रीमियम माइनस करने मिलता। तो मेडिकल खर्चे जो होते हैं वो तो इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स करता। ये वाले केस में आपके मेडिकल खर्चे रीइंबर्स नहीं होने वाले। क्यों? पॉलिसी नहीं है इसीलिए। ये समझा? ये सिक्स्थ पॉइंट, इसके ऊपर है ना काफी बार एमसीक्यूज पूछे गए हैं। ध्यान से समझना ये पॉइंट क्या है। चलो इधर ध्यान दो। समझो आपने मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया है 1,20,000 का, और आपने जो पॉलिसी ली है ना वो ली है 1 जून 2024 से। 1 जून 24 से ये पॉलिसी वैलिड है। 24 से लेके 25, 26, 27 एंड 28 आपने ये प्रीमियम जो भरा है ना वो भरा है 4 साल के लिए 2028 तक। पॉलिसी स्टार्ट कब से हुई? 1 जून 2024। 24 से लेके 25, 26, 27, 28 4 साल के लिए पॉलिसी। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता दूं, मेजॉरिटी लोग पॉलिसी जो लेते हैं ना ये वाली, वो पर एनम लेते हैं, एक एक साल के लिए लेते हैं। अभी आप प्रीमियम भर भी सकते हो, 2-2, 3-3 साल का भी प्रीमियम भर सकते हो, बट जनरली आप देखोगे तो लोग एक एक साल की पॉलिसी लेते हैं। मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है कि आपने 1,20,000
प्रीमियम पे किया, 4 साल के लिए पॉलिसी ली है, बोलो कितने साल? 4। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसमें डिडक्शन किस तरह मिलेगा? क्योंकि हमारे यहां पे तो लिमिट है 25,000 की या फिर 50,000 की, तो कैसे डिडक्शन मिलेगा? तो ध्यान से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, है ना। आपको यहां पे पहले तो ये देखना है कौन कौन से प्रीवियस ईयर के लिए पॉलिसी वैलिड है। वैलिड मतलब कौन कौन से प्रीवियस ईयर ये पॉलिसी में कवर हो रहे हैं, भले ही फिर वो ईयर में 12 के 12 महीने कवर क्यों ना हो रहे हो, मतलब 12 महीने से कम पीरियड भी कवर हो रहा हो ना, फर्स्ट राइट डाउन द प्रीवियस ईयर फॉर विच द पॉलिसी इज वैलिड, इवन इफ दैट प्रीवियस ईयर इज पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पहले वो प्रीवियस ईयर लिख लो। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, दिस पॉलिसी इज वैलिड फॉर 24-25, बट 24-25 पॉलिसी इज वैलिड ओनली फॉर 10 मंथ्स, ये बराबर। देन पॉलिसी इज वैलिड फॉर 25-26, 26-27, 27-28 एंड 28-29। समझ में आ रहा हो तो 10 महीने इधर, 12, 12, 12 और 2 महीने। तो अब प्रीवियस ईयर 24-25 एंड प्रीवियस ईयर 28-29, एंटायर ईयर इज नॉट कवर्ड, ये पूरा साल कवर नहीं हुआ है। अरे हो तो 48 मंथ्स ही रहे रे, पर तुम्हें समझ में आ रहा है पार्ट इधर जा रहा है और पार्ट इधर जा रहा है। तो अब ये लोग ने क्या प्रोविजन बना दिया, आप ये देखो कौन से ईयर्स के लिए पॉलिसी वैलिड है बस। क्या ये ईयर के लिए पॉलिसी वैलिड है? यस। भले ही वो पूरे साल को कवर नहीं कर रही है, बट वैलिड है? यस। ये साल के लिए वैलिड है? यस। ये साल के लिए, ये साल के लिए और ये साल के लिए भी। डू वन थिंग, 1,20,000 को डिवाइड करो बाय 5, जो आया आपका आंसर दैट इज योर पर एनम प्रीमियम, और इसको फिर लिमिट के साथ कंपेयर करना। इन शॉर्ट, अगर आपकी पॉलिसी आपने जो ली है वो ली है 5 साल के लिए, तो कहने से आपको डिडक्शन मिलेगा 6 साल में। 7 साल की पॉलिसी है तो 8 साल, 1 साल बढ़ने वाला ही है। अब तुम्हें यहां पे गड़बड़ नहीं करना है, इधर 10 महीने का प्रीमियम नहीं लेना है, पूरे साल का ही ले लेना है इधर, और इसीलिए हम डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं? 5। ये समझा? पक्का भेजे में गया। सो ये आपका लास्ट पॉइंट है जो यहां पे दिया गया है, 6th 80D सेक्शन जो है वो यहां पे कंप्लीट हुआ। तुम्हें ये पक्का लास्ट वाला पॉइंट समझा? चलो पहले आप 80D यहां से लिखेंगे, लास्ट पॉइंट के बाद ये एग्जांपल लिख लेंगे। श्रेयांश, हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस जो है वो 5,000 मिलेंगे दोनों ग्रुप का मिला के, मतलब सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन प्लस पेरेंट्स, सबका मिला के 5,000 ही मिलेगा। आ गया आंसर? यहां पे ग्रुप 1 का डिडक्शन कितना 25 आ रहा है, एंड ग्रुप 2 का 50, टोटल आ गया 75। तुम सिर्फ हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस देखो, ये 4,000 हुए और ये 3,000 हुए हैं। आप समझो आपको इधर 3,000 ही ले लेने के हैं, क्यों? क्योंकि ये 47 है तो 50 लिमिट है तो 3,000 ले सकते हो। अब इधर तुम्हें लेने तो 2,000 पड़ेंगे मैक्सिमम, पर तुम समझो ये दोनों मिला के ही तुम्हारा 23,600 हो रहा है, तो तुम्हारा ये हो गया 1,400। ये 14 प्लस 3,000 4,400 है, मतलब 5,000 से कम है। बराबर? तुम्हें समझा ये? तो अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर समझो ना ये 46 होता, 46, तो ये कितना लेते? इधर तुम 4 ले लेते। अगर इधर 4 ले लिया तो फिर इधर 1,000 ही आएगा फिर। तो वो ऐसे लोग हैं एसएससी को ज्यादा बेनिफिट मिले, फिर वो उस हिसाब से ले सकते हो। बराबर? चलो एक ये क्वेश्चन करो होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 3।
1 2 3 तीनों देख लो ना, 1 और 2 को 2 मिनट ही लगेगा। 1 2 3 तीनों देख लो ना। होमवर्क का होमवर्क का 1 2 और 3। चलो डन। आया, समझ में आया? इसमें कितना आ रहा है? इसमें भी 75 बराबर। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे ध्यान दो। अब मैं आप लोगों को 3 सेक्शन करवाऊंगा। सेक्शन 80 डबल डी, 80 डबल डी बी एंड 80 यू। ध्यान यहां पे, ये तीनों सेक्शन साथ में करवाने का रीजन यही है कि आपको पता ही नहीं होता है कौन सा सेक्शन कब अप्लाई होगा। सो आपको मैं यहां पे अभी क्लैरिटी देने वाला हूं कि ये तीनों सेक्शन किस तरह से अप्लाई होंगे। चलो यहां पे ध्यान दो। स्टार्ट करते पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 80 डबल डी। अब ये जो सेक्शन है 80 डबल डी, ये 2 लोगों को एप्लीकेबल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF। 2 लोगों को ये सेक्शन अप्लाई होता है। कौन कौन? तुम एक चीज समझो, मैंने आप लोगों को 80C सेक्शन करवाया, मैंने आपको 80D करवाया। ये दोनों सेक्शन इंडिविजुअल और HUF को अप्लाई होते हैं, बट ये सेक्शन रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट। अब इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल, उसके केस में उसके रिलेटिव, और HUF के केस में उसके मेंबर्स। अब ये लोग जो है ना, ये लोग डिसेबल है। डिसेबल मतलब हैंडीकैप। और ये लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट भी है। सो इंडिविजुअल के केस में उसके रिलेटिव, और HUF के केस में उसके मेंबर्स। अब ये जो रिलेटिव है ना, रिलेटिव, उसमें पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये लोग कवर्ड है। सो अगर इंडिविजुअल के केस में उसके रिलेटिव और HUF के केस में उसके मेंबर्स, तो समझो यहां पे मिस्टर ए है और यहां पे मिस्टर ए का एक ब्रदर है। ब्रदर जो है वो कौन है? डिसेबल पर्सन है रिलेटिव में, एंड ब्रदर डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मिस्टर ए के ऊपर। अब ये इंडिविजुअल एंड HUF पे अगर ये लोग डिपेंडेंट है, तो कहना इसे ये लोग क्या करेंगे? एक्सपेंसेस करेंगे ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या करेंगे? एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये एक्सपेंसेस हो रहा है ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। कौन कर रहा है ये एक्सपेंसेस? मिस्टर ए। प्लस फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस तो करेंगे ही, या फिर ये लोग अमाउंट डिपॉजिट करेंगे विथ इंश्योरेंस कंपनी। अब ये क्या है? तो समझो आज मिस्टर ए जो है ना, वो जिंदा है और इसका जो ब्रदर है वो उस पर डिपेंडेंट है। अब कल उठ के समझो मिस्टर ए की अगर डेथ हो जाती है, तो जो ब्रदर है ना, ब्रदर, उसका खर्चा कौन उठाएगा? तो ये क्या कर रहा है? मिस्टर ए अभी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे रहा है कि कल उठ के अगर इसकी डेथ हो जाए तो इसको संभालने वाला कौन? फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगा। सो दिस इज सिमिलर टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली, बट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और इसमें फर्क क्या है कि ये पॉलिसी मेनली ली गई है कि जिस पर्सन पे जो डिसेबल पर्सन है वो डिपेंडेंट है, उसकी डेथ हो जाए तो वो डिसेबल को पैसा मिले।
लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जिस पर्सन के नाम पे पॉलिसी होती है उसकी डेथ हो जाए तो पैसा मिलता है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझा आपको? अब अगर ये मिस्टर ए ने, किसने बोलो, मिस्टर ए ने एक्सपेंसेस किए ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर अमाउंट डिपॉजिट किया है विथ इंश्योरेंस कंपनी, ये जो भी आउटफ्लोज हुए ना, जो भी आउटफ्लोज, इग्नोर। क्या करना है? आउटफ्लोज को इग्नोर। बस सिर्फ चेक करो कि आउटफ्लोज हुए हैं कि नहीं, सिर्फ चेक करो कि आउटफ्लोज हुए हैं ना, बस इग्नोर। होने चाहिए आउटफ्लोज, इग्नोर। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन में आपको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। क्या दे देंगे? फ्लैट, स्टैंडर्ड। कितना? दैट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है एंड लेस देन 80% है तो 75,000 का फ्लैट डिडक्शन, एंड अगर डिसेबिलिटी 80% या उससे ज्यादा है तो 1,25,000, और अगर डिसेबिलिटी लेस देन 40% है तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। अब तुम डिसाइड नहीं करोगे डिसेबिलिटी का परसेंटेज, इसके लिए डॉक्टर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्या चाहिए डॉक्टर से? ये परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है ना, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, और वो डॉक्टर से सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी मेंशन होना चाहिए। सो ये परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो है उसके बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, फ्लैट 75 या 125 का। अब सुनो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि पर्सन इज डिसेबल, लिखा नहीं है कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितना है, तो आपको अज्यूम करना रहेगा कि वो 40 से 80 के बीच में। और अगर क्वेश्चन में सीवियर डिसेबिलिटी वर्ड आया तो फिर वो 80% या उससे ज्यादा है। बोलो, ये समझा? अब यहां पे एक बैच में डाउट आया था। डाउट देखो, सुनो कि सर अगर हम लोगों ने 10 रुपए का खर्चा किया है, 10, और जो सामने वाला पर्सन है उसकी डिसेबिलिटी इज 90%, तो क्या हमें 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा? फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन। हमने खर्चा सिर्फ 10 रुपए का किया है तो भी मिलेगा? यस के नो? और हमने खर्चा 3 लाख का किया है तो भी 125। सो मैंने भी उसको आंसर वही दिया कि 125 मिलेगा। लेकिन अब मेरा उससे और 1-2 क्वेश्चंस था, क्योंकि मैंने ये काफी सारी रील्स भी देखी है इंस्टाग्राम पे। एक्सपेंस ऑफ 1 रुपी, डिडक्शन ऑफ 1,25,000, ऐसे लोग मिलने चाहिए मुझे कभी। अब मैं आपसे भी वही क्वेश्चन पूछता है जो मैंने उससे पूछा था। क्या आप लोग आपके पेरेंट्स पे, क्या आप लोग आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है? डिसेबल है आप लोग? कुछ लोगों ने आंसर नहीं दिया। क्या आप लोग आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है? डिसेबल है? नहीं। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग डिसेबल, कुछ लोग नहीं है, प्लस आप डिपेंडेंट है। अब मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर साल में कितना खर्चा करते होंगे? बोलो, रफली कितना खर्चा? मोर देन 1 लाख। सुनो, अरे सुनो, आपके ऊपर ऑन एन एवरेज
कहना इसे रोज का 1000 रुपया पकड़े अगर, अरे बेवड़े रोज तुम एवरेज बोला है, अभी तुम्हारा कॉलेज का फीस, इधर का फीस, आईसीआई का रजिस्ट्रेशन, कपड़े, मोबाइल, ये वो सब गिनने जाएगा मैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बोल रहा है 1000 रुपये का खर्चा आपके ऊपर दिन का, पूरे साल का कहने से 3 लाख का खर्चा करते होंगे आपके पेरेंट्स आप पे आराम से। अब सिर्फ सोचो कि जो लोग डिपेंडेंट है और जो लोग डिसेबल है, यानी से उन पे भी खर्चा इससे तो आप कैसे बोल सकते हो कि 10 रुपए का खर्चा किया एंड हमें 125 का डिडक्शन? तुम समझ रहे हो? अगर तुम ऐसा बोलोगे ना 10 रुपए का खर्चा है और 125 का डिडक्शन लोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना तुम्हें पहले ही बोलेगा प्रूव डिपेंडेंसी। कैसे डिपेंडेंट है फिर वो आप पे? अरे 10 रुपए में थोड़ी आप बोल सकते हो डिपेंडेंट है। कुछ समझ में आ रहा है? सो अंडरस्टैंड, ये सब जो इंस्टाग्राम पे रील चलता है सब बकवास है। और मैं तो बोलूंगा ये जो 125 और 75 का भी डिडक्शन है ना, ये भी बहुत कम है। सो तुम समझो खर्चा इससे ज्यादा ही होने वाला है। हाँ, मैं ऐसा बोलते ना थियरी में बोलने के लिए बोल सकता हूं कि 10 रुपए का खर्चा करो और 125 का डिडक्शन, बट दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, क्योंकि वन पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑन यू, 100% कहने से एक्सपेंसेस विच यू विल इनकर वो बहुत ज्यादा होंगे एंड ये लिमिट 100% क्रॉस हो जाएगी। सो मैंने भी उसको वही एक्सप्लेन किया कि ये पॉसिबल नहीं है, पर ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट करने लगा हुआ तो क्या, तो हुआ तो मिलेगा, छोड़ो। बट मैं वो चीज पे कभी अग्री नहीं करूंगा। दूसरा पॉइंट, अब यहां पे अच्छा सर, श्रेयांश का एक डाउट है, डाउट सुनने जैसा है। सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन डिसेबल पर्सन की इनकम में से मिलेगा ना? चलो ध्यान दो यहां पे। अरे डिसेबल जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको मिलेगा, ये पर्सन खर्चा कर रहा है, इसकी इनकम में से माइनस करना है। चलो ओए, और एक डाउट आया था कि सर अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं, 4 लोग डिसेबल है और वो एक पे डिपेंडेंट है। अब तुम समझ रहे हो, इधर 4 लोग अगर डिसेबल है तो 5वां भी वो ही गया, समझ में? 5वां भी हो ही गया। पर ठीक है सर, 4 लोग डिपेंडेंट है, 4 लोग एक पे डिपेंडेंट है इस पे, तो इसको डिडक्शन 4 बार मिलेगा ये सेक्शन में कि 1 बार? अंडरस्टैंड, इट इज पर पर्सन, 4 बार मिलेगा। समझा? सो ये आपका 80DD का प्रोविजन कंप्लीट हुआ। अब सुनो, अब ये जो सेक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मेरे हिसाब से ये सेक्शन के अंदर एक अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा ये सेक्शन में जो ड्राफ्टिंग किया गया है उस पर अग्री नहीं करता हूं। मैं आपको पहले सेक्शन पढ़ाऊंगा, फिर सेक्शन जो है वो अपने को फॉलो तो करना पड़ेगा, बट मैं आपको मेरा व्यू बता दूंगा कि मेरे हिसाब से ये सेक्शन में क्या चेंज होना चाहिए। पर ठीक है, एट द एंड हमें फॉलो वही करना है जो सेक्शन में लिखा है। अब डिफरेंस समझते जाना कि 80DD एंड 80DDB कब अप्लाई करना है। स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। सेक्शन नंबर 80DDB,
अब ये जो सेक्शन है 80DDB, ये सेक्शन वापस से एप्लीकेबल है टू रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड सेम है अभी तक जो ऊपर प्रोविजन है वही। अब है ना, ये वाले केस में क्या हुआ है कि ऊपर वाला जो प्रोविजन है ना वो तभी अप्लाई होता है जब पर्सन डिसेबल होता है। ये प्रोविजन और ऊपर वाले प्रोविजन में डिफरेंस नंबर 1, ये प्रोविजन तभी अप्लाई होगा जब 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 डिजीज होगा। और कौन सा डिजीज? स्पेसिफाइड डिजीज। मतलब ऊपर वाला प्रोविजन तब अप्लाई होगा जब पर्सन हैंडीकैप है, यहाँ पे पर्सन बीमार है, और बीमारी भी सारी बीमारी नहीं, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिजीज। स्पेसिफाइड डिजीज के लिए एक रूल बनाया गया है, रूल नंबर 11DD करके। रूल 11DD के अंदर आप लोगों को लिस्ट दिया हुआ है स्पेसिफाइड डिजीज का। सो अब पहला डिफरेंस बिटवीन 80DD and DDB is 80DD applies in case of disability, this provision applies in case of disease। समझा फर्स्ट डिफरेंस? अब यहां पे प्रोविजन क्या है कि अगर इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद या फिर उसके रिलेटिव, और HUF के केस में उसके मेंबर्स, इन लोगों को क्या है? स्पेसिफाइड डिजीज है। और स्पेसिफाइड डिजीज कहां पे दिया गया है? रूल नंबर 11DD। सो अब एक डिफरेंस क्या है? डिसेबिलिटी एंड डिजीज। दूसरा डिफरेंस आप देखो, अगर एक इंडिविजुअल खुद डिसेबल होगा ना, डिसेबल, तो ही इज नॉट कवर्ड अंडर 80DD। बट देखो, अगर एक पर्सन को खुद को डिजीज होगा ना, तो उसको खुद के डिजीज के ऊपर डिडक्शन मिलेगा अंडर 80DD। मतलब यहां पे उन्होंने क्या किया है? इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल को भी कवर किया है एंड रिलेटिव्स को भी कवर किया है। बैठ रहा है आपके दिमाग में? सो इंडिविजुअल को भी कवर किया है एंड रिलेटिव को भी कवर किया है इन्होंने। सो अब ध्यान देना, 80DD is applicable to resident, individual and resident HUF। in case of individual, इंडिविजुअल खुद या फिर उसके रिलेटिव, एंड इन केस ऑफ HUF एनी मेंबर। अब इन लोगों को क्या है? डिजीज है, एंड ये लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब ध्यान से सुनो, डिपेंडेंट है मतलब कहना से ये लोग क्या करेंगे? अब एक्सपेंसेस करेंगे ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। ऊपर हमने क्या किया था पता है? यही एक्सपेंसेस को इग्नोर। बट ये सेक्शन में अब क्या लिखा है कि हम एक्सपेंसेस को इग्नोर नहीं करेंगे, ये एक्सपेंसेस को ही हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? 40,000 के साथ। दोनों में से विच एवर इज लोअर सिलेक्ट करेंगे। सुनते जाना अभी, विच एवर इज लोअर सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, किसके साथ कंपेयर किया हमने? 40। अच्छा, अब अगर जो पर्सन को डिजीज है, डिजीज, ये स्पेसिफाइड डिजीज जिस पर्सन को है, अगर ये पर्सन रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन है, बोलो कौन है? तो यही लिमिट हो जाएगी 1 लाख। 1 लाख लिमिट कब होगी? 1 मिनट सुनो, ये पर्सन जो डिडक्शन ले रहा है वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए कि जो बीमार है वो? बीमार है वो। बोलो ये समझा? अब यहां पे एक्सपेंसेस होंगे ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट और 40,000 विच एवर इज लोअर, या फिर 1 लाख विच एवर इज लोअर। अब सुनना बराबर से। अब हुआ ऐसा कि समझो मिस्टर ए है और यहां पे मिस्टर ए का ब्रदर है। ब्रदर जो है मिस्टर बी है, इसको स्पेसिफाइड डिजीज है, और स्पेसिफाइड डिजीज के साथ साथ ये इस पे डिपेंडेंट है। अब इसको किया हॉस्पिटल में एडमिट, इसने किया मेडिकल पे खर्चा, समझो सब मिला के मेडिकल खर्चा हुआ 60,000 का। तो 60,000 का खर्चा हुआ, तो इधर अपन ने लिखा कितना? 60,000 और 40,000, कहने से 40,000 हो गया। अब सुनो, अब हुआ ये कि ये ब्रदर है ना, ब्रदर, उसका मेडिक्लेम लिया हुआ था। मेडिक्लेम हम क्यों लेते हैं? ताकि हॉस्पिटल के खर्चे जो है वो पे हो सके।
अब ये ब्रदर का मेडिक्लेम था, तो ये मिस्टर ये सारे बिल्स लेके गया कहां पे? इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी ने समझो इसको मिस्टर ए को 30,000 रुपया दे दिया, 30,000। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, 30,000 ज्यादा ही मिलेगा, 60,000 का खर्चा है, रफली उसको 55,000 मिल जाएगा। थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनी भी पैसा डिडक्ट करती है, कुछ चीजें वो लोग भी अलाउ नहीं करते, बट ठीक है अभी अपन ले रहे 30। अब ये प्रोविजन क्या बोल रहा है पता है 80DD? ये 40,000 जो आया ना, विच एवर इज लोअर, इसमें से आप माइनस करो 30,000, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, माइनस कर दो, ये माइनस कर दो। मतलब अब जहां जहां से भी पैसा आ रहा है वो माइनस करो, पहले लोअर सिलेक्ट करो फिर माइनस करो। अच्छा सुनो, समझो मिस्टर ए एक कंपनी में काम कर रहा है XYZ लिमिटेड, और ये XYZ लिमिटेड को पता चला कि मिस्टर ए का ब्रदर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसने 5,000 की हेल्प कर दी, माइनस करो 5,000। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, कितना बचा? इतना तुम्हारा डिडक्शन होगा 80DD में, इतना तुम्हारा डिडक्शन होगा। मतलब पहले 60 में से 40 कंपेयर करो, दोनों में से लोअर सिलेक्ट करो, और जिन जिन लोगों ने आपको यहां पे हेल्प की है ना, वो पैसा माइनस करते जाओ। अब मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोविजन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप है ना ये 40, 30 और 35, 5 माइनस करो, 60 में से करो। 60 में से पहले 30 हटाओ, 5 हटाओ, बचा कितना? 25। 25 जो खर्चा हुआ है वो अपने जेब से हुआ है, एंड उसको कंपेयर करो 40 के, तो वो ज्यादा लॉजिकल लगता है। हाँ मुझे भी पता है, पर करना वैसा नहीं है, करना ऐसा है। ऐसा हो जाएगा, इसका मीनिंग ऐसा निकलता है कि जिन लोगों को कोई बाहर से हेल्प मिल रही है ना, उनको डिडक्शन की जरूरत नहीं है। फिर तुम सोचो, इंश्योरेंस कंपनी अगर 60,000 का खर्चा पूरा ही दे देती, या पूरा नहीं देती और समझो 55 देती, कहने से आपका डिडक्शन 0 हो गया, क्योंकि आपका तो लिमिट 40 है, 40 में से 55 माइनस करोगे तो आपका डिडक्शन तो 0 ही हो गया। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम उन लोगों को ही बेनिफिट देना चाहते हैं जिनके नाम पे पॉलिसी नहीं है, जिनके नाम पे पॉलिसी नहीं है। बोलो समझाइए, हाँ या ना? सो ये प्रोविजन है, क्या है प्रोविजन? एक्सपेंसेस जो हुए फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, कंपेयर दोज एक्सपेंसेस विथ, दोनों में से विच एवर इज लोअर, एंड देन सब्ट्रैक्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। 2 सेक्शंस मैंने करवाए, 80DD एंड 80DD। अच्छा अब एक मिनट, ये जो 80DD सेक्शन है ना, ये 80DD के अंदर मुझे और एक पॉइंट करवाना है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो मिस्टर ए है, उसका यहां पे ब्रदर था, बराबर? ब्रदर हैंडीकैप था, ब्रदर के नाम पे आपने पैसा रखा है इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब समझो कल उठ के मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो पैसा किसको मिलेगा? ये इंश्योरेंस कंपनी ब्रदर को हेल्प करेगा, ब्रदर को जो भी पैसा मिला इज एग्जेम्प्ट। बोलो क्या है? दूसरी चीज, समझो ब्रदर 60 साल का हो गया और अब ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू की गई और वापस से पैसा मिला इंश्योरेंस कंपनी से, एग्जेम्प्ट। बट अगर समझो ब्रदर की डेथ हो गई, मतलब जो डिसेबल पर्सन था उसकी डेथ हुई, और वो जिसपे डिपेंडेंट था इसको पैसा मिला, टैक्सेबल। क्योंकि अब तो कहने से जिस पर्पस के लिए पॉलिसी लिया था वो उधर तो पैसा यूज ही नहीं हुआ है, पैसा तो लिया था कि डिसेबल को हेल्प होगी, उसके लिए तो पॉलिसी लिया था। सो पहले तो है ना इतना समझ लो। देखो 80DD देखो, किसको मिलेगा डिडक्शन? बोलो रेसिडेंट HUF, इंडिविजुअल के केस में उसके, HUF के केस में उसके, रिलेटिव में कौन कौन आएगा? एंड चिल्ड्रेन।
ये लोग क्या है, डिसेबल, प्लस क्या है, डिपेंडेंट। अच्छा, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद इंश्योरेंस कंपनी। आप ये अमाउंट को क्या करोगे, इग्नोर। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, अगर डिसेबिलिटी 40% से कम है तो 0, 40 से ज्यादा है और लेस देन 80 है तो 75, एंड मोर देन और इक्वल टू 80 है तो 125। मोर देन और इक्वल टू 80 को क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। कल उठ के अमाउंट मिलेगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, किसको मिला, बाय डिसेबल्ड पर्सन ऑन डेथ ऑफ पर्सन ऑन हुम ही वाज exempt. Disabled turns and policy is exempt. And death किसकी हो गई, तो जो पर्सन पे वो डिपेंडेंट था उसको मिलेगा पैसा, टैक्सेबल। ए बराबर 80DB पे आओ, 80DB वापस ये डिडक्शन किसको मिलेगा, HUF को। इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल प्लस, HUF के केस में रिलेटिव का डेफिनेशन सेम एज अबाव। एंड अब ये लोग डिपेंडेंट पेशेंट हैं। अच्छा, इनको क्या है, पेशेंट है मतलब डिजीज। डिजीज कहां दिया गया है, रूल नंबर 11DD में। अब एक्सपेंसेस होंगे ऑन मेडिकल, तो एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट को यू विल कंपेयर विथ, और 1 लाख कब आएगा, whichever is, फिर लेस करना है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, एंड लेस करना है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, ये हो गया डिडक्शन। अब इधर ध्यान वापस से, हमने 80DD सेक्शन देखा, 80DD भी देखा, अब 80U भी तो है। 80U में क्या दिया हुआ है, फिर ध्यान देना। अभी हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं ना, वो 2 चीजों पे कर रहे हैं। एक है पर्सन अगर डिसेबल है तो, और दूसरा हमने देखा कि पर्सन को डिजीज है, बराबर। अब प्रोविजन क्या है, ध्यान से सुनो। अगर कोई पर्सन खुद ही डिसेबल है, सॉरी खुद ही उसको डिजीज है, पर्सन को खुद को डिजीज है, सेल्फ, 80DD में वो कवर हो जाता है, एंड उसके रिलेटिव को भी डिजीज है तो भी 80DD में वो कवर हो जाता है। बट अगर पर्सन डिसेबल है तो उसका जो रिलेटिव डिसेबल होगा वो 80DD में कवर हो जाएगा। सेल्फ अगर कोई डिसेबल है, मतलब अगर कोई पर्सन खुद डिसेबल है और वो खुद की डिसेबिलिटी पे डिडक्शन लेना चाहता है, कैन आई से 80DD एप्लीकेबल, 80 यहां पे आता है। 80U सेक्शन क्या बोल रहा है, सुनो इधर देखो। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए का ब्रदर है, ब्रदर डिसेबल है। अब ब्रदर को चाहिए कि वो खुद ही अपनी इनकम में से 75,000 और 125 माइनस करे, मतलब उसको खुद को डिडक्शन चाहिए। अगर उसको खुद को चाहिए तो उसको लेना पड़ेगा अंडर 80U, लेकिन उसका फिर ब्रदर दैट इज मिस्टर ए 80DD में नहीं ले सकता, नहीं तो उसकी डिसेबिलिटी पे 2 डिडक्शन हो जाएंगे। और अगर मिस्टर ए तू लेना चाहता है 80DD में, तो ब्रदर तू 80U में नहीं ले सकता, बराबर। 80U में लिमिट्स सेम है, 75 एंड 125। सिर्फ फर्क इतना ही है, अगर कोई पर्सन खुद की डिसेबिलिटी पे खुद डिडक्शन लेना चाहता है तो सेक्शन नंबर इज 80U, और अगर वो किसी और की मतलब जिस पे डिपेंडेंट है वो डिडक्शन लेना चाहता है तो इट इज 80DD। समझा कि नहीं समझा, पक्का। सेम सेक्शन है 80U, और 80U पहले भी अपने लेक्चर में आया था एक बार क्लबिंग में, कि माइनर अगर डिसेबल है और उसकी डिसेबिलिटी ऐसी है जो 80U में दी है, तो याद है उसकी इनकम फिर पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं होती है। और सेकंड, अगर उसको इनकम आ रही है बिकॉज ऑफ हिज ओन स्किल टैलेंट, तो क्लब नहीं होता। याद आया? सो ये आपके और 3 सेक्शंस कंप्लीट हो गए, 80
डबल डी, AT, डबल डी बी एंड AT यू। तुम्हें ये तीनों सेक्शन का पहले क्लैरिटी मिलना चाहिए, कौन सा सेक्शन कब यूज करना है। इधर मेन प्रॉब्लम वही है कि यूज कब करना है ना, वहां पे गड़बड़ होती है। रुक जाओ, लिखो मत कुछ भी। आपको है ना एग्जाम में वो लोग कंफ्यूज कैसे करेंगे वो देखो। मिस्टर ए, रेसिडेंट इंडिविजुअल, उसका एक ब्रदर नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, वो ब्रदर मिस्टर ए पे डिपेंडेंट है और वो ब्रदर को स्पेसिफाइड डिजीज है और ये पर्सन खर्चा कर रहा है, मिलेगा डिडक्शन? मिलेगा? आंसर इज यस। अरे भाई, जिसको डिजीज है ना उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉट रेलेवेंट। पर्सन हु इज क्लेमिंग डिडक्शन, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इज रेलेवेंट। एंड अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट, ही इज इनकरिंग एक्सपेंस। नाउ यू विल कंपेयर दिस एक्सपेंस विथ लिमिट। लिमिट क्या लोगे? 40,000। 1 लाख नहीं। क्यों? 1 लाख तब होगा जब वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होगा, ये नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है। ये इस तरह से आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। पहले तो आपको यही लगेगा कि डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिर जिनको पता चला डिडक्शन मिलेगा तो वो लोग लिमिट 1 लाख की लेके आ जाएंगे। सो वो गड़बड़ मत करना एग्जाम में। सो ये आपके और 4 सेक्शंस कंप्लीट हो, 3 सेक्शंस कंप्लीट हो गए, AT डबल डी, AT डबल डी बी एंड AT यू। चलो अब ये तीनों लिख लेंगे सेक्शंस। नहीं, फिर टैक्स दोनों है। तो अभी इसमें कैसा हो सकता है, दोनों में डिडक्शन मिलेगा, पर जो भी आपके डिजीज के लिए एक्सपेंसेस हुए हैं ना, उसके बिल्स आपको अलग से रखने पड़ेंगे। हाँ, वो प्रूव करना। वो तो अगर डिपार्टमेंट से पूछा उन्होंने, कल उठ के असेसमेंट हुआ तो यू शुड प्रूव। आप कर सकते हो दोनों सेक्शन में। इधर है ना, अभी उन्होंने कोई यहाँ पे जब बोला है ना, रिक्विजिट भी हुआ तो भी यहाँ से तो लेस करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। कहीं पे भी एक क्लैरिटी नहीं दिया है। देखो, अभी समझो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अगर ब्रदर का लाइफ इंश्योरेंस लिया होता तो ब्रदर की डेथ होती ना तो इसको पैसा मिले। ये पॉलिसी थोड़ा सा डिफरेंट है, दिस इज सिमिलर टू लाइफ इंश्योरेंस, बट इसमें कैसा है कि ब्रदर आज मिस्टर ए पे डिपेंडेंट है। मेन ये पॉलिसी क्यों लिया गया है कि मिस्टर ए की अगर डेथ हो जाए तो ब्रदर को पैसा मिलेगा, उल्टा हो रहा है। दोनों में से किसी के मतलब मेन पर्पस क्या है पॉलिसी लेने की? हाँ, तो ये पॉलिसी वो है। हाँ, डेथ तो भी वहां पे भी किसी की भी हो सकती है लाइफ इंश्योरेंस में, बट लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, डेथ अगर समझो कि मिस्टर ए की हो गई तो पॉलिसी तो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि पॉलिसी किसके नाम पे है? ब्रदर के नाम पे। इधर तो मिस्टर ए की भी डेथ हो गई, वन पॉलिसी बंद हो गई, और डिसेबल की भी डेथ हो गई तो भी पॉलिसी बंद हो गई। समझा?
देखो डिपेंडेंसी वर्ड जो है ना, पहले तो वो एक्ट में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, आपको केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा। अभी कैसा है कि मैं अभी बोलूँ कि आप लोग आर्टिकलशिप कर रहे हो, उधर से भी पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, अभी भी डिपेंडेंट तो हो ही। हाँ, जब आप सीए बन जाओगे तब मैं बोल सकता हूँ कि आप डिपेंडेंट नहीं हो। तो अभी आप अगर बोल रहे हो ब्रदर को इनकम आ रही है, तो उसको कितनी इनकम आ रही है वो भी क्वेश्चन है। और फिर अगर वो इनकम अर्न कर रहा है ना, एंड सफिशिएंट इनकम है, फिर आप भले ही आप खर्चा करो, हम नहीं बोल सकते कि वो आप पे डिपेंडेंट है। आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। हाँ, बस चलो भाई चलो, सेक्शन पे आ जाओ वापस से। मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा होना चाहिए। हाँ, पर वही मैं बोल रहा हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब क्या क्या, आप एक्सपेंसेस इनकर जो कर रहे हो वो अभी तक ट्रीटमेंट पे नहीं कर रहे हो ना। यहाँ पे कोई पूछने नहीं आने वाला है वो सब चीज़ें कि खर्चे क्या हो रहे हैं। आप प्रूव कर पाओगे तो कर दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। मिलने तो नहीं चाहिए वो कर्ज। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हम लोग जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सारे ATE वाले सेक्शंस, ATE, डबल ई, EEA एंड EEB। तो ये 4 सेक्शंस हमें डिस्कस करने हैं, बराबर। सुनो अभी, ये चारों के चारों सेक्शन में अपने को जो डिस्कशन करना है ना, वो है इंटरेस्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कशन है बोलो? इंटरेस्ट। सब जगह पे डिस्कशन अपना इंटरेस्ट के ऊपर ही होने वाला है, ध्यान से समझो। स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन ATE। ATE जो सेक्शन है, पहले तो ये सेक्शन कौन से असेसी को एप्लीकेबल है? तो ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल। अब एक इंडिविजुअल ने अगर क्या लिया है बोलो? लोन। किससे लोन लिया ये इंडिविजुअल ने? बैंक या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। और क्या पर्पस के लिए लोन लिया है? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मीन्स आफ्टर योर 12th। अब फ्रेंड्स, ये पर्सन ने लोन लिया है फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। किस पर्पस के लिए? हायर एजुकेशन। किसके हायर एजुकेशन के लिए? या तो खुद के, या फिर स्पाउस के, बच्चे के, या फिर ऐसे स्टूडेंट के फॉर हुम दिस इंडिविजुअल इज लीगल गार्डियन। ये 4 लोगों के हायर एजुकेशन के लिए ये इंडिविजुअल ने क्या लिया है? लोन। अब ये इंडिविजुअल इन लोगों को क्या पे करेगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना उसको इग्नोर करना है, आपको इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो माइनस करने मिलेगा। और ये सेक्शन के अंदर
इंटरेस्ट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी आपकी इंटरेस्ट रही सब माइनस कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट है सब माइनस करो। अब रेस्ट्रिक्शन सिर्फ एक चीज पे है, क्या? नंबर ऑफ इयर्स। ये सेक्शन में हम आपको डिडक्शन जो देंगे ना, वो देंगे मैक्सिमम फॉर 8 इयर्स। अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, अगर 8 इयर्स के पहले ही आपने सारी लोन रीपे कर दी है, तो आपको डिडक्शन कब तक मिलेगा? जब तक रीपेमेंट होगा तब तक, क्योंकि उसके बाद तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा ना। नेक्स्ट, अगर समझो आपने लोन लिया 22-23 में, अब आपका बैंक के साथ अरेंजमेंट ऐसा था कि आप लोन लोगे 22-23 में, लेकिन आप इंटरेस्ट पेमेंट स्टार्ट करोगे 24-25 में। कब? 24-25 में आप इंटरेस्ट पेमेंट स्टार्ट करोगे। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, 8 साल का काउंटिंग कब से करना है आपको? आपको करना है 24-25 से। जिस साल से आपने इंटरेस्ट फर्स्ट टाइम पे किया वो आपका फर्स्ट ईयर होगा, और उसके बाद 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आप लोगों को डिडक्शन मिलते हैं। पढ़ो ये, फर्स्ट ईयर ऑफ डिडक्शन होगा ईयर इन विच इंटरेस्ट इज पेड फॉर फर्स्ट टाइम, गया भेजे में। और ये इंटरेस्ट आपको जो पे करनी है ना, पे वो करनी है आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। थोड़ी देर पहले ये वर्डिंग्स आए थे, 80D मेडिक्लेम के अंदर आए थे। सो आपको ये इंटरेस्ट पे करनी है आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो जैसे मेडिक्लेम भी था आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, वैसे ये भी है आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो एक मिनट, असेसी कौन है बोलो? इंडिविजुअल ने क्या लिया है? किससे लोन लिया है? क्या पर्पस के लिए लोन लिया है? किसके? हायर एजुकेशन के लिए। स्टूडेंट फॉर होम इंडिविजुअल इज लीगल गार्डियन। अब ये क्या पे करेगा? प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे, और इंटरेस्ट जो है वो माइनस करने, मैक्सिमम कितने इयर्स के लिए। और अगर हम इंटरेस्ट का पेमेंट लोन लेने से 4 साल बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो 8 साल का काउंटिंग कब से होगा? 4 साल बाद से। और इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो होना चाहिए आउट ऑफ। अच्छा, अब आप लोग अभी सीए कर रहे हो, तो क्या सीए हायर एजुकेशन में आ जाएगा? समझो, ये हायर एजुकेशन सीए करने के लिए आप लोगों ने मुझसे लोन ली 5 लाख रुपए की। अब आप मुझे इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस 5 लाख की लोन पे, क्या माइनस करने मिलेगा? क्यों? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लेना चाहिए। बोलो, समझा? अब आगे के जितने भी सेक्शंस है ना, उसमें से मतलब ये 80E वाले जितने भी सेक्शंस है ना, उसमें से सबसे ज्यादा रेलेवेंट यही वाला है। आगे वाले सेक्शंस पे मुझे नहीं लग रहा है कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, बट ये सेक्शन दिया इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा। 80EE। अब ये सेक्शन है ना, ये सेक्शन आया ही था इन ईयर 16-17। बोलो, कौन से ईयर में आया था? क्या दिया है यहां पे वापस से? ये सेक्शन में असेसी कौन होना चाहिए बोलेंगे? इंडिविजुअल। समझना सब लोग, इंडिविजुअल ने क्या लिया है? किससे लोन लिया? क्या पर्पस के लिए लोन लिया है? हाउस प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया है। अब ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, हाउस प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 50 लाख, और दूसरा आपका लोन अमाउंट होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 35 लाख, और आपकी जो लोन है ना वो सैंक्शन होनी चाहिए थी इन 16-17। कंडीशंस देखो कितनी सारी है। पहले तो
मैंने पहले ही बोला ये सेक्शन आया था इन 16, तो 16-17 ईयर में जिन लोगों ने भी घर खरीदा था और लोन ली थी, उनको ही ये सेक्शन अप्लाई होता है। सर इसका मतलब अगर हम आज लोन लेंगे तो क्या ये सेक्शन अप्लाई होगा? नहीं, ये सेक्शन अप्लाई तभी होगा जब आप लोगों ने ऑलरेडी लोन ले ली थी इन 16-17। समझो किसी पर्सन ने, फ्रेंड्स बराबर से सुनना, किसी पर्सन ने लोन ले ली थी इन 16-17 और आज भी उसकी वो लोन आउटस्टैंडिंग है, कहने से ये सेक्शन उसके बुक्स में आज भी एप्लीकेबल है। ये सेक्शन अब आज तुम लोन लो एप्लीकेबल नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए सेक्शन एप्लीकेबल होगा जिनकी लोन ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी है। इन विच ईयर? अच्छा अब सुनो, काफी सारे डाउट्स आएंगे बट सारे क्लियर हो जाएंगे। वापस से पहले बताओ, असेसी कौन होना चाहिए? क्या लिया है उसने? लोन लिया है फ्रॉम क्या पर्पस के लिए लोन लिया है? हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू, लोन अमाउंट होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू, लोन सैंक्शन होनी चाहिए थी इन 16-17। और जब लोन सैंक्शन हो रही थी ना, आपके पास उस दिन पे और कोई घर नहीं होना चाहिए। मतलब दिस शुड बी योर फर्स्ट हाउस, दिस शुड बी योर फर्स्ट हाउस। ये पहला घर होना चाहिए। शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ लोन। मतलब सिर्फ यही घर होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। ये घर होगा तो वो तो ये तो घर हो रहा है, होगा ही, तो ही तो लोन सैंक्शन हो रही है। अब आप इंटरेस्ट पे करोगे, ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे ना, वो इंटरेस्ट अलाउड होगी मैक्सिमम कितनी? 50,000, 50,000 पर एनम। तो समझो एक पर्सन ने 16-17 में लोन ले ली थी और उसकी ये लोन आज की डेट पे भी आउटस्टैंडिंग है, कहने से ये लोन के ऊपर आज भी 50,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है डाउट, सर हमने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, हमने लोन लिया, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो सर है ना सेक्शन 24B, तो 80EE क्यों बनाया फिर? समझाता हूं, ध्यान से सुनो। आप ये घर खरीद रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ ना, आप ये घर खरीद के क्या करोगे? रहोगे? एक ही तो घर है। इसमें देखो, मैं आपको और भी केसेस करवाऊंगा इसमें, बट यस 99.99% कहने से दिस हाउस विल बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। सब लोग अग्री कर रहे हो ये चीज पे? एक ही घर है आपके पास, सो इट विल बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब तुम समझो कि आपने अगर एक घर खरीदा, चलो घर की वैल्यू अपन ले लेते हैं 45 लाख से, बराबर 50 लाख से कम रखनी है, चलो 45 नहीं लेते, 48 ले लेते बस, और लोन अपन ले लेते हैं 30 लाख की है। 18 लाख आपने खुद का पैसा डाला था, 30 लाख का लोन था। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन ले लेते हैं 10% है, तो अभी आपकी इंटरेस्ट कितनी आएगी? 3 लाख आएगी, बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपने ये घर क्या रखा है बोलो? एसओपी में 24B करके सेक्शन है, उसमें याद करो एसओपी में 4 कंडीशन थी। लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर RRR, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन from the end of the year in which loan is taken, an interest certificate। कहने से वो चारों की चारों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। अरे लोन टेकन 1/4/1999 के बाद तो वो तो अभी लिए 16-17 में, एक्विजिशन के लिए ली है, एंड वो 5 साल वाला भी हो जाएगा सेटिस्फाई, एंड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। मतलब आपकी इंटरेस्ट है कितनी? कहने से 2 लाख मिलेगी इधर, और इंटरेस्ट कितनी बची? लेके जाओ ना उसको 80EE में और ले लो इधर 50,000 का डिडक्शन, और क्योंकि सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है,
घर का वैल्यू 50 लाख से कम, लोन 35 लाख से कम, और लोन जो है वो सैंक्शन होनी चाहिए 16-17 में। बैठा दिमाग में? ओए यस के नो? हाँ तो 2 लाख से कम हुआ तो बस ना, फिर 24B में ही जा, फिर आएगा ही नहीं। ये तो मैं बोल रहा हूँ एक्सेस इंटरेस्ट लेके आना है तो इधर लेके आऊं। 24B में जो मिल रहा है चलो ले लिया, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है तो लो ना 80EE में। बोलो ये समझा? पहले तुम्हारे भेजे में इतना गया हो तो मैं आगे बढ़ू। अब ये सेक्शन प्रैक्टिकली इफ आई से यू विल यूज ओनली इफ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट मैं आपको इसका और एक यूज बता सकता हूं, जिसको समझा वो ठीक, नहीं समझा वो इग्नोर। समझो आपने ये 16-17 में घर खरीदा और आपने ये घर को लेट आउट कर दिया और आप खुद भाड़े पे रह रहे हो। पॉसिबल है ये भी, बराबर? आप भाड़े पे रह रहे हो और आपने ये घर खरीद के भाड़े पे दे दिया है। मतलब अब मैं एसओपी का केस नहीं ले रहा हूं, एलओपी का। समझो एलओपी है आपकी प्रॉपर्टी और आपकी जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट समझो कि इस साल की आपकी इंटरेस्ट आ रही है 4 लाख। 4 लाख इंटरेस्ट है। अब मैंने आपको 24B में सिखाया था। 24A में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा, उसके ऊपर एनएवी आएगा। एनएवी आया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30 और 4 लाख आपने माइनस किया, क्योंकि एलओपी में तो कोई लिमिट नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब लोग अग्री कर रहे हैं। अब ये करने के वजह से ना, तुम समझो इधर 2.8 लाख का लॉस आया है, लॉस, नेगेटिव आंसर आया। कितने का? 2.8 लाख का लॉस आया है। समझा पहले इतना? अब हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी, अभी हम लोगों ने सेट ऑफ के रूल्स पढ़े थे। क्या सिखाया था मैंने? हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन यू सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हिट्स? कर सकते हो, करंट ईयर की बात कर रहा हूं ना, कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग चलाओ। हाउस प्रॉपर्टी लॉस इंट्रा हेड, पहले हेड के अंदर कर सकते हो, बट तुम समझ रहे हो हेड के अंदर आएगा ही नहीं। वाई? देयर इज ओनली वन प्रॉपर्टी, हेड के बाहर ही जाना पड़ेगा। ये लॉस दूसरे हेड के सामने कितना सेट ऑफ कर पाओगे? 2 लाख। मतलब इसमें से कहने से 80,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा डायरेक्टली, वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अब समझो दूसरी इनकम आपकी सिर्फ 1.5 लाख की है, तो 2 लाख इधर सेट ऑफ हुआ और 50,000 बच गया, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। नहीं समझा? अब है ना थोड़ा सा इधर प्लानिंग करने का। क्या आपको पता है कि आपका लॉस आ रहा है 2.8 लाख का, बराबर है? एक काम करो, 4 लाख की इंटरेस्ट है, सारी कंडीशन अगर 80EE की, तो आपको पता है ना इधर 50 मिल सकता है, तो इधर 50 ले लो ना डिडक्शन में। उससे क्या होगा? ये 4 के बदले हो जाएगा और ये आपका लॉस हो जाएगा 2.3, जिसमें से यानी से सिर्फ 30,000 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा टू नेक्स्ट ईयर। और ये बाकी की इनकम 1.5 लाख की है, उसके सामने आप सेट ऑफ करो, 50,000 का और बच गया ये लॉस, इसको भी करो कैरी फॉरवर्ड, तो आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया 80,000। जिधर पहले आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा था 1,30,000, अभी कैरी फॉरवर्ड हो गया 80। और जो 50,000 का डिडक्शन था वो आपको इसी साल अपनी दूसरी इनकम के सामने मिल गया, एडजस्ट करना। नहीं समझा? पक्का भेजे में गया, वापस रिपीट। एनएवी आया, सुनो रे, एनएवी आया, 24A माइनस किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24B माइनस किया। सुनो, तुम्हारी चारों ये जो 80EE की कंडीशंस थी सारी, ये सारी सेटिस्फाई हो रही है, समझ लो, और तुम्हें लॉस आ रहा है 2.8 लाख का। अब ये 2.8 लाख का लॉस दूसरे हेड के सामने कितना कर सकते हो सेट ऑफ? समझो आपकी दूसरी इनकम सब मिला के 10 लाख है, एग्जाम्पल, अभी 10 लाख ले रहा हूं,
तो ये इसमें से 2 लाख इधर सेट ऑफ हो गया, तो ये इनकम कितनी हो गई 8 लाख, और इसमें से 80,000 क्या हो गया, बोलो ये समझा। अब तुम्हें जब पता है कि तुम्हारी सारी कंडीशन 80EE की सेटिस्फाई हो रही है, तो एक काम करना भाई, NAV 24A 24B, एक काम कर, उधर जाके 50,000 ले ले, उधर 50 ले लेगा तो ये हो जाएगा 3.5, तो तेरा लॉस हो जाएगा 2.3, इसमें से 30,000 कैरी फॉरवर्ड, 10 लाख की तेरी इनकम है, इसमें से 10 लाख में से 2 लाख इधर एडजस्ट कर, ये 8 लाख बच गया, और 80EE का डिडक्शन भी इसके सामने आ गया 50,000, तो ये तेरी इनकम 7.5 लाख हो गई। अभी समझा कि नहीं समझा? तो तुम ये सेक्शन LOP में भी यूज कर सकते हो, कर सकते हो तुम LOP में भी यूज, बट यस प्रैक्टिकली अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे तो जो पहला घर होगा कहने से वो आप SOP रखोगे। SOP में तो बहुत इजी है, 2 लाख का डिडक्शन उधर लो, बचा हुआ इधर ले लो, और LOP में भी तुम यूज कर सकते हो। मैं तो अभी तुम्हें एकदम इजी बोलूं ना, अगर LOP रखी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ब्लाइंडली 50,000 ले ले 80EE में, और बाकी का बचा 24B में ले ले, क्योंकि ये तो 50 आपको मिलने वाला ही है। समझ रहा है कि नहीं समझा? LOP में कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। SOP तो समझा ना सबको, 2 लाख तक उधर मिलता है, एक्स्ट्रा इधर ले लेने का। LOP का समझा कैसे लॉस को कम किया मैंने? चलो अब सुनो, सो वापस से बताएंगे ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल ने क्या लिया है, किससे लिया, क्या पर्पस के लिए लोन लिया? प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू, लोन होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू, लोन सैंक्शन होनी चाहिए थी 16, और जब लोन सैंक्शन हुई तब आपके पास और कोई घर होना, आप क्या पे करोगे, कितना मैक्सिमम माइनस करने देंगे, 50,000 पर एनम। अब ये सेक्शन आया था 16, उसके बाद वापस से सिमिलर ऐसा ही और एक सेक्शन डाला गया 80EE। वापस से असेसी कौन है ये सेक्शन में, क्या लिया उसने, क्या पर्पस के लिए लोन लिया, और अब ये घर का HDV मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू, ऊपर लिखा था वैल्यू होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू, वहां पे वैल्यू का मतलब है अग्रीड वैल्यू, यहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टेट गवर्नमेंट। अब आपकी ये लोन सैंक्शन हो जानी चाहिए थी 19 से लेके 22 के बीच में। कब तक सैंक्शन हो जानी चाहिए थी? 19 से लेके 22 के बीच में। तुम्हें आ रहा है, समझ में आ रहा है? सो 19 से लेके 22 के बीच में आपकी लोन जो है वो क्या हो जानी चाहिए थी? सैंक्शन। और अब ध्यान देना, आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बोलो क्या पे कर रहे हो? तो इंटरेस्ट आप अगर पे कर रहे हो तो हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे। कितना इंटरेस्ट आपको माइनस करने मिलेगा? मैक्सिमम 1,50,000। कितना मिलेगा बोलेंगे? 1,50,000। अब ये जो सेक्शन है इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, लोन अमाउंट कुछ लिखा नहीं है, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझोगे ना तो लोन अमाउंट विल नेवर बी मोर देन 45 लाख। कैसा होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब जो लोन देती है ना, इट इज रफली 75% टू 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। वो लोग कभी 100% आपको लोन नहीं देते, तो लोन अमाउंट 100% उससे कम ही होगा। ठीक है, अब वापस से ये सेक्शन आज के दिन पे तो अप्लाई नहीं हो सकता है। तुम आज घर खरीदा, आज लोन उठाया, नॉट एप्लीकेबल। तो ये सेक्शन कब अप्लाई होगा?
जब किसी पर्सन ने लोन ऑलरेडी ले लिया है 19 से लेके 22 के बीच में। बोलो समझा? अब इस पे ना मुझे एक एमसीक्यू याद आ रहा है कि एमसीक्यू एक पूछा था, एग्जाम में नहीं आया था बट ऐसा एमसीक्यू इंस्टीट्यूट के कहीं पे साइट पे तो था कि मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट करवाना है कि उसमें ऐसा था कि लोन जो है ना, लोन वो 40 लाख की सैंक्शन हुई है। कितने की? 40 लाख, विच इज 80% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और फिर सारी बकवास की हुई थी क्वेश्चन में, 4 ऑप्शंस दिए थे वहां पे। याद रखना 80 EEA सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है 50 लाख और वो क्वेश्चन में दिया था लोन अमाउंट इज 40 लाख विच इज 80% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अभी क्या होता है, लोन अमाउंट आप देखते हो 40, आपको याद आता है 45, 40 लेस देन 45, चलो अप्लाई हो जाएगा। वो गलती मत करना, वो लोन अमाउंट था, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। लोन अमाउंट इफ इट इज 40 एंड विच इज 80% ऑफ HDV, योर HDV इज कैन से 50 लाख। 50 लाख का 80% निकालोगे तो 40 आएगा। तो सेक्शन 80 EEA अप्लाई ही नहीं होगा, अप्लाई ही नहीं होगा। अच्छा, क्या ये हम SOP में यूज कर सकते हैं सेक्शन? तो आंसर इज यस। LOP में भी यूज कर सकते हैं? अगेन आंसर इज यस। गया भेजे में आपके लास्ट 80 EEB। अब 80 EEB में क्या दिया है कि अगर एक इंडिविजुअल ने क्या लिया है, बोलो लोन। अगर एक इंडिविजुअल ने क्या लिया है, लोन। अब इंडिविजुअल ने अगर लोन लिया, किससे लोन लिया है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC से। क्या पर्पस के लिए लोन लिया है? तो लोन लिया है फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या खरीदने के लिए लोन लिया? इलेक्ट्रिक व्हीकल। हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे अगर लोन 19 से लेके 23 के बीच में क्या हो चुकी है, सैंक्शन। 19 से लेके 23 के बीच में अगर लोन सैंक्शन हो चुकी है, हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे। मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1,50,000। बोलो कितना मिलेगा? 1,50,000। तो आपको 1,50,000 मिलेगा। वापस से आज के दिन पे अगर मुझे कोई बोले ये सेक्शन, तो कैन आई से इट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब लोन सैंक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये सेक्शन अप्लाई होगा, नहीं तो आज अप्लाई नहीं होगा। 4 सेक्शंस हमने पढ़े। पहला 80E, लोन लिया था फॉर हायर एजुकेशन। 80EE, क्या पर्पस के लिए लोन लिया? यहां पे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड क्यों लोन लिया था? थर्ड भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ हमने लोन लिया फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। बोलो ये सेक्शन गया भेजे में। सुनो, 2 सेक्शंस और डिस्कस करते फिर साथ में लिख लेते हैं, बहुत इजी है ये सेक्शन। अब एक सेक्शन आ रहा है 80TTA करके। बोलो क्या है सेक्शन 80? अब 80TTA का प्रोविजन क्या है? अगर आपको इंटरेस्ट मिलती है सेविंग्स अकाउंट पे, बोलो किस पे इंटरेस्ट मिल रही है? अगर आपको इंटरेस्ट मिल रही है सेविंग्स अकाउंट पे, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको अगर इंटरेस्ट मिल रही है, यानी से ये इंटरेस्ट पहले तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। कहां पे टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम। अरे क्या चल रहा है, क्या करने का इधर कुछ आए? चलो हो गया, छोड़ो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कहने से वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है। आपको आपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट ओपन किया, इंटरेस्ट मिला, टैक्सेबल है।
अब यही इंटरेस्ट का हम आपको 80 TTA में डिडक्शन दे देंगे। क्या दे देंगे? डिडक्शन। मैक्सिमम डिडक्शन ये सेक्शन के अंदर होगा 10,000। कितना होगा? 10,000 का डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल या HUF को ऑन सेविंग्स अकाउंट विथ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। इसके पास अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया बैंक के पास, कोऑपरेटिव बैंक के पास या फिर पोस्ट ऑफिस के पास, हम आपको डिडक्शन दे देंगे कितना? 10,000। ये लिखा है 80 TTA में। एक और सेक्शन बनाया गया 80 TTB। 80 TTB में क्या दिया है कि अगर एक पर्सन है जो रेसिडेंट है प्लस सीनियर सिटीजन है, बोलो कौन है? अब इसको अगर सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, ध्यान से सुनने का, तीनों अकाउंट है, सेविंग्स, FD, RD, तीनों पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये इंटरेस्ट पहले तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा और फिर हम आपको 80 TTB में 50,000 का डिडक्शन देंगे मैक्सिमम। कितने का? 50,000 का। बस फिर याद रखना, जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है उसको 80 TTA एप्लीकेबल, उसको TTA एप्लीकेबल, उसके लिए TTB अलग से प्रोविजन बनाया है, तो आप TTB में डिडक्शन लो, फिर TTA में मत आना। ये बराबर। सो 80 TTB इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। जो सेविंग्स अकाउंट, FD एंड RD पे इंटरेस्ट आएगा वो अदर सोर्स में टैक्स करने का एंड फिर 50,000 का डिडक्शन लेने का। ये देखो 80 TTB, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, मैक्सिमम 50, interest on deposit account, savings bank, FD and RD with bank, post office and cooperative bank. Deduction under this section TTA would however not be available to resident senior citizen eligible to claim deduction under TTB. तो TTB में डिडक्शन आ रहा है तो TTA मिलेगा नहीं। और एक लास्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 10-15 करके एक सेक्शन। 10-15 सेक्शन में क्या लिखा है कि आपको इंटरेस्ट मिला है ऑन सेविंग्स अकाउंट, और कहां पे ये सेविंग्स अकाउंट? अच्छा, जब तुम्हारे सामने सेक्शन 10 आ जाए ना, 10 उसमें कुछ ना कुछ एग्जम्प्ट होने वाला है, तो इधर भी कुछ ना कुछ एग्जम्प्ट होगा। तो ये लोग बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट अगर पोस्ट ऑफिस में तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगी ना वो 3,500 तक एग्जम्प्ट होगी। एंड अगर अकाउंट ज्वाइंट पर्सन के नाम पे है तो दोनों को 3.5 मिलेगी, मतलब 7,000। सुनो अभी, समझो आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, और ये सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन किया था। सुनो अभी, आपको इंटरेस्ट मिला है 8,000 का। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको इंटरेस्ट मिला है 60,000 का। एग्जाम्पल लेते हैं अभी अपन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पहले तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाओगे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट लिखोगे इन इनर कॉलम 8,000 और यहां पे 60,000 इनर कॉलम, माइनस करोगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10-15 3.5 के एंड 3.5 के, कितना बच गया यहां पे? 4.5 के, और यहां पे 56.5 के। और फिर आप जाओगे अंडर 80 TTA या फिर 80 TTB, ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन और ये इंडिविजुअल एंड HUL। यहाँ पे इंडिविजुअल ही आएगा क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाला जो 10-15 वाला प्रोविजन है वो इंडिविजुअल को ही अप्लाई होता है। अब अगर आप TTA में गए, TTA में, अच्छा दोनों नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है ना? तो फिर कहने से ये 4,500 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम मतलब डिडक्शन मिल जाएगा,
बराबर 10,000 मिलता है ना मैक्सिमम, और इधर 10,000 मिलेगा, और टीटीबी में गए तो ये 4,500 होगा और यहाँ पे 50,000 होगा। समझा? पहले एग्जम्पशन लेने का फिर डिडक्शन। समझा कि नहीं? पोस्ट ऑफिस से सेविंग्स अकाउंट पे पहले 3.5 का एग्जम्पशन ले लो और फिर डिडक्शन ले लो। डिडक्शन में दोनों नहीं आएगा, टीटीए टीटीबी दोनों में से कोई भी एक आएगा। अच्छा रुको 1 मिनट, अगर मैं आपको बोलूं इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, आपने बैंक में ओपन किया है, केस 1 केस 2, 8,000 और 7,000। अब क्या करोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 8 और 60 ही लिख दोगे डायरेक्टली, एंड डायरेक्टली जाओगे 80 टीटीए या फिर 80 टीटीबी। 80 टीटीए में 8 और 10, टीटीबी में 8 और 50। अब 3.5 का कॉन्सेप्ट क्यों? पोस्ट ऑफिस। बोलो समझा? गया भेजे में। तो ये आपके और 2 सेक्शन टीटीए टीटीबी हो गए। कि तुम लोग जानबूझ के करते हो ऐसा, किसी की बोतल गिर रही है, कोई खुद गिर रहा है, मतलब एक्सप्लेनेशन के वक्त। चलो ये समझा आप लोगों को? टीटीए टीटीबी एंड 10-15 ये 3 सेक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हुए, और उसके पहले 80 ई वाले सारे सेक्शंस। चलो लिखेंगे 80 ई वाले सेक्शंस। वो एसी किसने बंद किया? कर देंगे ऑन क्या? अरे जाना भाई जा, जिसको जाना है जा सकता है। ओए टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट मत करना, ऑन कर बस। हाँ प्लीज बोलिए सर। नहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो वो हाउसिंग लोन था, ये एजुकेशन लोन है। डिटेल मिलता है ना उसका, बताते हैं ना वो लोग ईएमआई में से, ईएमआई में बता देते पहले से कि इतना प्रिंसिपल है, इतना इंटरेस्ट है। बातें करके मत लिखो, तुम्हें लिखते वक्त प्रोविजन याद रखना है तो चुप बैठो। भाई तुम लोग को प्रोविजन याद रखना है कि नहीं रखने का? चुपचाप से लिखो ना। हो गया लिख के?
covered. हमारी कॉलेज की एग्जाम्स कब से, कुछ डेट आया? मार्च में 21 अप्रैल में। आप एक मिनट, कौन सी कॉलेज है आप? HR। अप्रैल में कब है अप्रैल में? 15 से ये अप्रैल 21 के बाद किसी का है क्या एग्जाम? HR वो ठीक है, पर जिनका हाँ ना भाई, मैंने अप्रैल 21 के बाद पूछा तो बोलते हैं मार्च। इधर ध्यान दो, लिखना कुछ नहीं है, एक छोटे छोटे 2 सेक्शंस डिस्कस कर लेता हूं, लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हो गया है, पहले ही डिस्कस हो चुका है, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। AT, GGB एंड GGC। चलो ध्यान से सुनो। अगर एक इंडियन कंपनी है और वो इंडियन कंपनी कंट्रीब्यूशन कर रही है, पैसा दे रही है, किसको दे रही है? पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को। अब यहां पे इंडियन कंपनी ने अगर पैसा दिया पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो यही पैसा उसको 100% अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 80 GGB। अब यहां पे कंट्रीब्यूशन का मतलब है डोनेशन, या फिर कंट्रीब्यूशन का मतलब है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इन अ ब्रोशर, पैम्पलेट एक्सेट्रा ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। 2 चीजों को उन्होंने कवर किया है। पहला, डोनेशन, मतलब अगर एक इंडियन कंपनी डोनेशन दे रही है टू अ पॉलिटिकल पार्टी तो डिडक्शन मिलेगा, या फिर अगर एक इंडियन कंपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर रही है इन अ ब्रोशर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी तो उनको डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन नंबर इज 80 GGB, जहां पे डिडक्शन मिलने वाला है। सो एक इंडियन कंपनी है जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट तो डिडक्शन मिलेगा, एंड अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो रहा है तो डिडक्शन मिलेगा। अब यहां पे ना 2 चीजें आ रही है, पहला पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा इलेक्टोरल ट्रस्ट। व्हाट इज इलेक्टोरल ट्रस्ट? तो तुम समझो, आज कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन है ना, अगर डायरेक्टली डोनेशन देता है टू अ पॉलिटिकल पार्टी, अब ये पर्सन ने 1000 करोड़ का डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी को, कहने से उसका नाम उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ जाता है। एंड कल उठ के अगर ये पॉलिटिकल पार्टी के साइड से कुछ गलत हुआ, कहने से ये पर्सन का नाम भी खराब होगा। याद है ये एक्सप्लेन? तो इसीलिए ये पर्सन इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाता है, ये इसको पैसा देता है जिसका काम है पैसा पॉलिटिकल पार्टी को ही देना। सो दिस इज लाइक इनडायरेक्टली यू आर गिविंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी ओनली। समझा? अब अगर कोई पर्सन इंडियन कंपनी नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है और AJP नहीं है,
और उसने अगर कंट्रीब्यूशन किया टू अ पॉलिटिकल पार्टी और अ इलेक्टोरल ट्रस्ट, 100% deduction is allowed under 80 GGC, and your contribution means only donations. Only donations and advertisement expense in a brochure, pamphlet, newspaper of a political party is not covered under GGC. वो खर्चा गया, आपको बिजनेस में याद हो ना, तो ये खर्चा डिसअलाउ होता था, अब अलाउ होगा 80 GGB में, सिर्फ इंडियन कंपनीज को 80 GGC में अलाउड नहीं होगा। एंड ये जो डोनेशन आप कर रहे हो या जो एक्सपेंस आप कर रहे हो वो होना चाहिए बाय मोड अदर देन कैश। एंड ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए रजिस्टर्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। कहां पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। नीचे देखो दो नोट दिए हैं, मोड ऑफ पेमेंट शुड बी अदर देन, एंड पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये आया समझ में? सो GGB किसके लिए है? इंडियन कंपनीज के लिए। GGC किसके लिए है? पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड एजेंसी। बैठा दिमाग में? अब तुम एक गलती मत करना, ओनली द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस विच यू विल इनकर इन अ ब्रोशर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। समझो पॉलिटिकल पार्टी का कोई न्यूज़पेपर चल रहा है, वो न्यूज़पेपर ने अपने एडवर्टीजमेंट दे दी, तो कहने से वो न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट दी वो GGC में माइनस करने मिलेगा अगर आप इंडियन कंपनी हो, GGB में माइनस करने मिलेगा अगर आप इंडियन कंपनी हो। बट अगर समझो एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट दिया, गया वो, हाँ पार्टनरशिप फर्म ने डोनेशन दिया टू अ पॉलिटिकल पार्टी, तो मिलता है माइनस कर। अच्छा अब सुनो, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी मेन इनकम कहां से आती है? मेन इनकम तो कहने से जो पब्लिक डोनेशन देती है, कहने से वहां से आती है। जो पब्लिक डोनेशन देती है वहां से पॉलिटिकल पार्टी की इनकम आती है। पॉलिटिकल पार्टी की इनकम टैक्स से नहीं आती। किसी ने भी टैक्स वर्ड यूज किया था, टैक्स से नहीं आती है, टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा टैक्स मिलेगा रे? अपन जो इनकम टैक्स पे करते, वी पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट टू बीजेपी। सो अंडरस्टैंड, पब्लिक जो है वो मेन क्या देती है पॉलिटिकल पार्टी को? डोनेशंस। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए थोड़ी बहुत चीजें बता रहा हूं, जरूरत नहीं है यहां पे। पॉलिटिकल पार्टी की जो भी इनकम आती है ना, इनकम, सारी इनकम पॉलिटिकल पार्टी की एग्जम्प्ट है। देयर इज वन सेक्शन 13A करके, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी को अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम आई, सैलरी इनकम आ नहीं सकती पॉलिटिकल पार्टी को, हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट, कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट, अदर सोर्सेस एग्जेम्प्ट। ओनली इनकम विच इज टैक्सेबल टू पॉलिटिकल पार्टी इज बिजनेस एंड प्रोफेशन। पॉलिटिकल पार्टी को 1000 करोड़ का डोनेशन मिला, एग्जेम्प्ट। पॉलिटिकल पार्टी ने इससे कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी और भाड़े पे दी, एग्जेम्प्ट। ये पैसा बैंक में रखा, इंटरेस्ट आया, एग्जेम्प्ट। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ने अगर कोई बिजनेस किया तो वो टैक्सेबल है, और उनको डोनेशन मिला, और है कुछ पॉइंट्स के डोनेशन में उन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए ना, तो टैक्सेबल है डोनेशन, नहीं तो एग्जम्प्टी है। सो ऐसा समझ लो कि वो एग्जम्प्टी है। अब है ना, अब इसमें चोरी बहुत होती है टैक्स की। कैसे, वो समझाता हूं और लेक्चर एंड करते हैं। पब्लिक है ना, पब्लिक, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जिनको आप 3 लाख रुपया डोनेशन दो। कितना? 3 लाख। अब ये पब्लिक को कहने से 80 GGB या 80 GG में कहने से 3 लाख का डिडक्शन मिल गया, और ये पर्सन अगर 30% के टैक्स ब्रैकेट में है तो कहने से 90,000 का आपका टैक्स बच गया। अरे भाई 3 लाख से इनकम कम,
तो 3 लाख पे टैक्स कितना, 30% के हिसाब से 90,000 का टैक्स बच गया। अब क्या होता है पता है, आप पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दो, ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, 5% 6% कमीशन काटती है। 3 लाख का 5% कितना, 15,000। बाकी का है ना पैसा, ये पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक को कैश में रिटर्न कर देगी। मतलब आपने फाइनल पैसा पॉलिटिकल पार्टी को कितना दिया, सिर्फ 15, बट ऑन पेपर चेक में दिया 3, कैश में आ गया 285, जिसका कोई रिकॉर्ड आपको, तो आपका 15,000 ही आउटफ्लो हुआ, 90,000 का टैक्स बच गया उसमें। और पॉलिटिकल पार्टी को तो ये 3 लाख एग्जम्प्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को तो फायदा ही हुआ है 15,000 रुपए का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो क्या बोल देगी, दिस अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, 3 लाख पे टैक्स नहीं। क्या रिकॉर्ड्स क्या पर इसमें। सुनो ओए, सुनो सुनो, अरे मेरे को कंप्लीट करने दो रे। इस तरह से चोरी होती है, आज भी हो रही है, ऐसे चोरियां आज भी हो रही है। लोग चेक दे देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो लोग कैश दे देते हैं, प्लस पॉलिटिकल पार्टी कुछ कमीशन ले लेती है और ये लोग को डिडक्शन मिल जाता है। सो ये आज भी ऐसे टाइप की चोरियां हो रही है। इसीलिए तो अपन जितना हो रहा है, तुम देख रहे हो, तो ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज बढ़ता जा रहा है। आप देखो सब जगह पे अभी गवर्नमेंट भी फोर्स ही कर रही है कि जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट्स करो। तो ये सब आने का रीजन यही है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जहां पे कैश का यूज ही एकदम खत्म कर देंगे। जितना सब चीजें अगर बैंकिंग रूट से हो गई तो कहने से फिर ये चीज खत्म हो जाएगी। समझा फ्रेंड्स? सो ऐसा होता है, अभी भी होता है। इस तरह से लोग चोरी करते हैं, गलत ही है, बट अभी कौन पकड़ नहीं सकते ना यहाँ पे, क्योंकि आपने चेक में दिया है और सामने वाला आपको, तो वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये अभी भी होता है ऐसा, ठीक है। अपना ये जीजीबी और जीजीसी पे डिस्कशन हो चुका है, लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना नेक्स्ट लेक्चर में इधर से स्टार्ट करेंगे, जीजीए से। अब 80G वाली एक नोट पेंडिंग है और 80 JJA QQB एंड RRB। नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिडक्शन खत्म हो जाएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।